हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हमारी यूनिट 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। तो बेसिकली जो आपकी यूनिट 3 है इसमें आपके 4 चैप्टर्स या फिर 4 सेशंस आप लोग कह सकते हो और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट सेशन दैट इज अप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा उसका अप्रिसिएशन कर दें। अप्रिसिएशन इन द सेंस कि आपको मीन्स आपने डीबीएमएस में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो दीज आर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो आप लोग इसमें पढ़ोगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेटा क्या होता है, देन इंफॉर्मेशन, फिर डेटाबेस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, आरडीबीएमएस क्या होता है, टेबल्स, रिकॉर्ड, फील्ड, टपल, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप की कीज क्या होती हैं, डीबीएमएस क्या होता है। ओहो, इतना सब कुछ बस हम करने वाले हैं सिर्फ हमारी एक ही वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक सो दैट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा वर्ड आप सब लोगों ने सुना है स्टार्टिंग से कि डेटा क्या होता है, राइट। कोई भी चीज़ होती है आप लोग क्या कहते हो, पहले डेटा, ठीक है। दैट मीन्स कि सपोज आप पॉपुलेशन कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स वो आपका डेटा है, ठीक है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 14। अब ये 14 किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है। अब इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ रॉ फैक्ट्स या फिर फिगर्स हैं, राइट। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट, जिसका अपने आप में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को डेटा क्लियर हुआ। आप बस मुझे एक सेकेंड दो, एक बारी थोड़ा सा इसके सेटिंग्स को ठीक कर लें। ठीक है, चलिए। तो अब देखो डेटा क्या होता है कि जो भी हमारे कुछ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। सपोज मैंने लिखा ए, अब ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई ग्रेड हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका अपने आप में कोई एक अलग सी मीनिंग नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज मैंने लिखा था 14, कोई भी नंबर लिखा है 10, ठीक है। मैंने सपोज लिखा 28560, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, किसी का एडमिशन नंबर हो सकता है, राइट। सो ये आपका क्या है, डेटा। जब इस डेटा को मैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हूँ, इस पर कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करती हूँ, तो वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 14 के आगे रोल नंबर, तो दैट मीन्स अब ये इंफॉर्मेशन है कि ये रोल नंबर क्या है, 14 है। इसके आगे मैंने और भी कुछ ऐड कर दिया ऑफ क्लास 10th, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया, मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। नाउ सी द डेफिनेशन, द रॉ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाटा। रॉ फैक्ट मीन्स ये जो मैंने नंबर्स बताए थे 10, 14, 12, ठीक है। द फैक्ट्स में बी रिलेटेड टू, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी प्लेस से रिलेटेड, कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स। इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही हो, कोई भी आपका टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, वो आपके सारे क्या हैं, डेटा। दिस डेटा, इस जो हमारे पास डेटा है इसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम कुछ मीनिंगफुल इसमें से निकाल सकें। सो दैट मीन्स वो जो मीनिंगफुल डेटा होगा वो आपकी क्या होगी, इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पूरा इंडिया का पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट किया, पॉपुलेशन डेटा, ठीक है। वो तो सारे फिक्स फिगर्स थी, अब मैं उसको अच्छे से प्रोसेस करूंगी, एनालाइज करूंगी, डिसीजन लूंगी, तो दैट मीन्स मेरे पास कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, राइट। नाउ सी द एग्जाम्पल्स, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, डेटा। वेट हो गया, कोई प्राइस, कॉस्ट, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, एम्प्लॉय का नेम हो गया, प्रोडक्ट का नेम हो गया, मार्क्स हो गए, ठीक है। अब बारी आती है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं अपने डेटा को मीनिंगफुल बना दूं, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखा दूं, तो वो आपका सारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। इफ डेटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा में नॉट बी करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डेटा सही से कलेक्ट नहीं करोगे तो उसके बेसिस पर जब आप डिसीजन लोगे तो वो भी आपके गलत होंगे, राइट। नाउ सी द एग्जाम्पल। अब देखो डेटा में तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, सपोज मैंने लिखा 42, दिस इज द नंबर जो मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। अब इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं,
मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एंड देयर रोल नंबर इज द डेटा। पता तो लगे किस रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं। फाइल द रिपोर्ट कार्ड और शीट इज द इंफॉर्मेशन। एक एक मेरे पास कुछ डेटा है कि इतने स्टूडेंट्स के इस रोल नंबर के ये मार्क्स हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैंने उस डेटा से कंप्लीट पूरी की पूरी एक रिकॉर्ड मार्कशीट बना दी, वो आपका क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है कि देखो मेरे पास इतना सारा डेटा है, ठीक है। अब उस डेटा को मैं एक प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड करके कहीं ना कहीं स्टोर कराना चाहती हूँ। अब मेरे को ये रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी कि मैं अपने डेटा को स्टोर कराना चाहती हूँ? बेटा अगर मुझे आगे डेटा को रिट्रीव करना है, उस पर बेस कोई डिसीजन लेने हैं, कोई क्वेरी लगानी है, तो दैट मीन्स मेरे पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो वो हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, डेटाबेस में। So a database is a collection of logically related data items stored in an organized manner. जो अभी आप organized form में data store कराओगे वो आपका क्या होगा, database में store होगा। The information being stored in a database can be means ऐसा नहीं कि आपने एक बार database में data store करके रख दिया, no, आप उसमें modification कर सकते हो, कुछ delete करना है तो कर सकते हो, कुछ add करना है कर सकते हो, कुछ change करना है कर सकते हो, according to your requirement आप उसमें modification कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है DBMS। देखो DBMS की फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो DBMS की फुल फॉर्म है, इसमें एक ये वर्ड आ रहा है डेटाबेस, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि मेरे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रखना। अब जब मैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रख रही हूँ, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए ना जिसके अंदर मैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करूँगी, वो हमारा DBMS हो, राइट। तो DBMS आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ ना? तो द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट एंड रिट्रीव द डेटा इज नोन एज द DBMS। नाउ सी द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ DBMS। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज DBMS और इसके एडवांटेजेस और इसके एग्जांपल्स। MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, MySQL, इंग्रेस, ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं DBMS के। जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लिब्रे ऑफिस बेस। अब नेक्स्ट मेरे पास आती हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ DBMS पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं फाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हो, FMS, ठीक है। जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, सेंट्रलाइज डेटा नहीं था, तो सारा का सारा डेटा आपका विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर हम लोग स्टोर करके रखते थे, ठीक है। आज भी आप लोग देखोगे कहीं पर आपका जो डेटा है वो पेन एंड पेपर के हेल्प से स्टोर होता है, ठीक है। जहाँ पर या तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पर है, जो मेरा बिजनेस है इतना लार्ज अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो भी हम वहाँ पर जो हमारा रजिस्टर्स है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब जितनी भी एडवांटेजेस है ना, वो सारे वो पॉइंट्स होंगे जो आपके FMS के डिसएडवांटेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना कोई रिकॉर्ड को सर्च करना है, अगर मैंने अपना रजिस्टर में बात करूँ, इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इजीली सर्च नहीं हो सकते, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। वही अगर हम बात करें DBMS में, सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, आप कंट्रोल F प्रेस करो, जो सर्च करना कर लो, राइट। एक टर्म मैंने यहाँ पर यूज करी है दैट इज सेंट्रलाइज्ड। ये DBMS की ना सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारा जो डेटा है ना वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर आपका जो डेटा है ना वो एक से ज़्यादा जगह पे स्टोर है, ध्यान से समझना इसका मतलब कि आपका जो डेटा है, फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका रोल नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस, पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपके क्लास इंचार्ज के पास होंगी, नीचे रिसेप्शन पर होंगी, स्कूल प्रिंसिपल मैम या सर के पास होंगे, एडमिन ब्लॉक में होगा, मैनेजमेंट के पास होगा, चेयरमैन सर के पास होगा, सबके पास आपका रिकॉर्ड है। अगर आपका डेटा सेंट्रलाइज्ड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब सपोज मेरी क्लास में किसी स्टूडेंट ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कराया या एड्रेस चेंज करा लिया, ठीक है। अब एज अ क्लास इंचार्ज उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, मैंने अपने अटेंडेंस रजिस्टर में उसको चेंज कर दिया, बट क्या वो ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स वो मेरा डेटा सेंट्रलाइज नहीं है, तो मेरे पास डेटा डुप्लीकेसी है। डुप्लीकेसी मीन्स एक ही डेटा काफ़ी सारी जगहों पर स्टोर है। अब ये जो मिसमैच हो गया ना डेटा का, कि एक जगह पर मेरे पास तो स्टूडेंट का अपडेटेड रिकॉर्ड है, बाकी जगहों पर नहीं है, तो दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट, राइट। और अगर भाई हम बात करें सेंट्रलाइज की, इसका मैं एग्जांपल दूं, बैंकिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है।
आपने सपोज अपना लेट सपोज SBI, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, आपने किसी एक ब्रांच में जाकर अपना अमाउंट को विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना हो सिर्फ उसी अकाउंट में या उसी ब्रांच में वो अपडेटेड दिखाएगा, नहीं, आप कहीं से भी चेक करो जाकर के, आप इवन आज तो ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हो, तो आपका वो जो बैलेंस है वो अपडेटेड दिखाएगा। दैट मीन्स वो सारा का सारा डेटा क्या आपका सेंट्रलाइज। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। तो हमारा जो DBMS में जितना भी डेटा है सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि मैं अपने डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकती हूँ। रिट्रीव मीन्स फेच कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ डेटा, राइट। तो ये सारा का सारा काम मेरा एक्यूरेट हो जाएगा, फास्ट भी होगा, ठीक है। सोच करके देखो, रजिस्टर में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, मैंने बोला नेम्स आते सर्च करो, अल्फाबेटिकल वाइज भी स्टोर नहीं है, दिक्कत लगेगी। अगर अल्फाबेटिकल वाइज स्टोर है भी सही, तो कितने सारे नेम्स आ जाएंगे ना, S से कितने होंगे, SW से फिर कितने सारे होंगे, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपके पास जो डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना। अगर मेरे पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो मैं उसको अच्छे से एनालाइज कर सकती हूँ। एनालाइज इन द सेंस कि मेरे पास क्लास 10th का डेटा है, मैंने बोला सब्जेक्ट वाइज टॉपर बताओ, और या फिर मैंने बोला कि मुझे देखना है सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, उनका एवरेज क्या है। तो ये सारा का सारा जो मैं अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ ये ईजी हो जाएगा अगर मैं अपना DBMS के थ्रू करूँगी। नेक्स्ट इज डेटा शेयरिंग। अब देखो, अगर सेम डेटा मल्टीपल जगहों पर चाहिए या अगर मुझे अपना डेटा किसी के साथ शेयर करना है, तो वहाँ पर डेटा शेयरिंग DBMS में बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आप इजीली कॉपी पेस्ट करके शेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्स की तो मुझे फोटोस्टेट करके शेयर करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो इजीली शेयर हो जाता है। यूजिंग अ डेटाबेस मीन्स मेकिंग वंस एंड यूजिंग इट रिपीटेडली फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। एक बार डेटा बना दो, एक बार क्रिएट कर दो, उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डेटा डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मीन्स आपका सेम डेटा स्टोर है मल्टीपल लोकेशन पर। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपका रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पर स्टोर है। तो आपका जो DBMS की अगर मैं बात करूँ सारा का सारा सेंट्रलाइज्ड है, तो वहाँ पर डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। अब डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी तो डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। डेटा रिडंडेंसी मतलब कि आपका जो रिकॉर्ड है मेरे पास भी है एज अ क्लास इंचार्ज, और आपके प्रिंसिपल मैम के पास है, नीचे एडमिन ब्लॉक में है, रिसेप्शन पर है, चेयरमैन सर के पास है, मैनेजमेंट के पास है, और भी न जाने फीस लाइब्रेरी वाले सर के पास है, ठीक है। तो काफ़ी जगहों पर डेटा है। अगर मेरा डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा ना तो एक ही जगह से सारी जगह एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। वो सेम सॉफ्टवेयर उस सभी को एक्सेस कर लेंगे। अब सपोज अगर आपने कहीं चेंज किया तो डेटा सेंट्रलाइज्ड है, मैंने अपना रिकॉर्ड वहाँ पर अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड का एड्रेस चेंज कर दिया, तो जो भी उसको एक्सेस करेगा ना सबके पास अपडेटेड एड्रेस रहेगा। तो दैट मीन्स मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, मल्टीपल मिसमैच नहीं हो रहा कहीं पर डेटा। जो मिसमैच होता है डेटा उसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंट है, बट यहाँ पर मेरा डेटा क्या है, कंसिस्टेंट। बाय मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी नहीं है, डुप्लीकेसी डेटा की है नहीं, तो जो आपका इनकंसिस्टेंट डेटा वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड नॉट हैपन दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज चेंज इन वन टेबल एंड नॉट इन अनदर। ऐसा नहीं होगा। सच इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ DBMS। नेक्स्ट एडवांटेज आता है मेरे पास, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। अब देखो, डेटाबेस में सारा का सारा डेटा टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से मैं उसमें डेटा सर्च कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ, रिट्रीव कर सकती हूँ, तो सारा काम मेरा एफिशिएंटली हो रहा है। एक्यूरेसी, डेटा रिडंडेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो दैट मीन्स जो एक्यूरेट है डेटा मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट, इंक्रीजेस वैलिडिटी। अब वैलिडिटी का मतलब ध्यान से देखो क्या होता है कि अगर मुझे चेक करना है कि मैं जो डेटा एंटर कर रही हूँ वो वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास स्टूडेंट नेम की टेबल में एक मार्क्स का कॉलम है, मैं डेटा एंटर कर रही हूँ। अब अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो 1 के ऊपर 4 वाली की है, तो हो सकता है बाय चांस मैं प्रेस करते करते 100 की जगह 400 प्रेस कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वैलिडेशन कंडीशन लगा दूंगी कि जो भी मार्क्स एंटर होंगे वो 0 to 100 की रेंज में होंगे, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेटा फील्ड, डेटा फील्ड मीन्स जो कॉलम के नेम्स हैं उसको मैं प्रॉपर्टीज असाइन कर सकती हूँ व्हेन अ डेटाबेस इज प्लान्ड। तो वेदर और नॉट वैलिड डेटा इज बीइंग एंटर्ड कैन बी चेक, क्या आप चेक कर सकते हो कि जो डेटा मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है।
दिस इंक्रीजेज द वैलिडिटी ऑफ द डेटाबेस। मीन्स हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल दैट अमाउंट ऑफ फीस बीइंग एंटर्ड शुड बी मोर देन 1000। अब मुझे पता है कि क्लास 10 में कोई भी स्ट्रीम ऑफ क्लास 11 की अगर मैं बात करूँ, कोई भी स्ट्रीम ऑफ 1000 से कम फीस नहीं है। तो मैंने इस पर रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन वैलिडेशन लगा दी कि जो भी कॉलम में वैल्यूज होंगी 1000 से ज़्यादा होंगी, प्लस मुझे रेंज पता है 5000 1 से 5 के बीच में हो, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास आता है सिक्योरिटी। अब देखो, अब तक हमने बोला कि आपका सारा का सारा जो DBMS है वो सेंट्रलाइज्ड है, राइट, और मीन्स उसको सब शेयर कर सकते हैं इजीली। एक ही जगह डेटा स्टोर है, मल्टीपल पर्सन्स या मल्टीपल जगहों पर उसको देखा जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर मेरा डेटा सिक्योर होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपका जो सारा का सारा डेटा सब जगह स्टोर है। अब लेट सपोज एज अ क्लास इंचार्ज मेरे पास कुछ डेटा ऐसा है जो आई डोंट वांट कि, या फिर लाइब्रेरी वाले टीचर को रिक्वायर्ड नहीं है, या आपके स्कूल के पास कोई ऐसा डेटा है जो क्लास इंचार्ज को रिक्वायर्ड ना हो, कोई भी आपके ऐसी पर्सनल कॉलम का नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आपका यूजर नेम और पासवर्ड हो गया, ठीक है, आप नहीं चाहते कि वो सबको विजिबल हो। या सपोज करो मैंने अपनी क्लास की पर्सनल कोई एक ऐप डेवलप कराई, ठीक है। अब उसमें सिर्फ आप ही लोग हैं, मैंने खुद से डेवलप किया, मैंने स्कूल को हो सकता है इन्वॉल्व ना किया हो, तो उसका कोई यूजर आईडी या पासवर्ड हो, ठीक है। ये तो आप कहोगे गद्दारी हो गई स्कूल वालों के साथ, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप लोगों ने कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया, ठीक है। या फिर हो सकता है बेस्ट एग्जाम्पल कि आपके स्टूडेंट्स की डिटेल्स आप लोगों के स्कूल के पास है, स्कूल ने किसी चीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी कि ये कॉलम लाइब्रेरी वाले सर ना देखें, ठीक है, वहाँ से उनको कोई मतलब ना हो। या फॉर एग्जाम्पल आपके जो लाइब्रेरी वाले सर हैं उनको सिर्फ फीस से मतलब है, जिसकी फीस क्लियर है उनको बुक इशू करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, ठीक है। ऐसी कुछ सिक्योरिटी की कुछ फील्ड किसी पर्टिकुलर को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो वहाँ पर क्या है हम लोग ना प्रिविलेजेस सेट कर देते हैं। देखो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कैन बी कंट्रोल बाय असाइनिंग पासवर्ड टू द यूजर, या तो पासवर्ड असाइन कर दो। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मेरे पास टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, ये 5 कॉलम्स हैं, इसमें से सिर्फ ये 3 कॉलम्स एक्सेसिबल है, बाकी कोई उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकती। द डेटा माइट बी ट्रांसलेटेड इन सच अ मैनर दैट अनऑथोराइज्ड यूजर्स आर नॉट एबल टू रीड इट। जिसको अथॉरिटी नहीं है उसको एक्सेस करने की वो नहीं कर सकते। तो ये तो सारे अब तक हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट मेरे पास आता है फीचर्स ऑफ डेटाबेस। अब देखो, अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो एक डेटाबेस में आपके पास एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं, कितने भी टेबल्स हो सकते हैं। ईच टेबल इन अ डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। मीन्स अगर मैं स्कूल के डेटाबेस की बात करूं तो वहाँ पर मेरे पास एक टेबल होगी स्टूडेंट से रिलेटेड, एक टेबल होगी लाइब्रेरी से रिलेटेड, एक टेबल आपकी बुक्स से रिलेटेड, किसी भी मीन्स एक टाइप के आइटम से रिलेटेड टेबल्स होंगी। ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल मस्ट बी यूनिक। उस टेबल में एक पूरा रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो यूनिक होगा, मीन्स डिफरेंट होगा। इन शॉर्ट, इन सिंपल टर्म, मेरे पास मेरी टेबल में 2 रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम कभी नहीं। एवरी डेटाबेस शुड हैव 1 और मोर फील्ड डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी की। हर एक टेबल में हमारे पास कोई ना कोई कॉलम ऐसा ज़रूर होगा जो हर एक स्टूडेंट का यूनिक हो, लाइक रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है डेटा मॉडल। अब देखो, डेटा मॉडल क्या होता है कि डेटा मॉडल आपको ये बताता है कि आपको जो अपना डेटा है, अभी तक हमने डेटा पढ़ा ना क्या होता है, उसको आप अपना किस तरीके से स्टोर करा रहे हो, रिट्रीव करा रहे हो, किस तरीके से, उसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स द मैनर इन विच डेटा विल बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव, कि आप अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करो। इतना सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में डाल रहे हो, किस फॉर्म में डाल रहे हो, रिट्रीव किस फॉर्म में करो, ये हम इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल्स। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। फर्स्ट वन इज द हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकेंड इज द नेटवर्क डेटा मॉडल एंड द थर्ड वन इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, अब देखो हायरार्किकल का नेम से क्लियर हो रहा है, एक हायरार्की होगी। पहले एग्जांपल देखो फिर हम उस पर आएंगे, ठीक है। इसमें आपका ना ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हायरार्किकल डेटा मॉडल की बात करें तो उसमें आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ट्री में क्या होता है, इन्वर्टेड ट्री आप कह सकते हो, नीचे रूट ऊपर ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर टॉप मोस्ट, इसको हम रूट बोलते हैं। वैसे ये आपकी लीव्स हो गई। इसकी फॉर्म में डेटा पहले लाइक्स लिमिटेड जो भी कंपनी का नेम है,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ गया एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में प्रोजेक्ट का नंबर, डेडलाइन, एम्प्लॉय इंचार्ज, ये सब। तो ये हमारा जो डेटा है किसकी फॉर्म में है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है। दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड ये आगे हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड्स क्या होता है, डेटा वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एट वेरियस लेवल्स, thereby forming a hierarchy। ये इन्होंने एक हायरार्की बना दी, ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइप मेरे पास आता है नेटवर्क डेटा मॉडल। अब नेटवर्क डेटा मॉडल आपका कुछ इस तरीके से होता है, आपस में एक दूसरे से ही वो लिंक कर रहे हैं, ये क्रॉस कनेक्शन, ये एक नेटवर्क बना लिया इन्होंने। इन दिस मॉडल मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू सेम मास्टर फाइल। एक मास्टर फाइल है मेरे पास, इससे आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिंक्ड हैं। ये सपोज ये मास्टर फाइल है, इससे आपका ये भी लिंक्ड है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक। ये आपका किसके अंडर आ गया, नेटवर्क डेटा मॉडल। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्वर्टेड ट्री वेयर मास्टर इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड ब्रांचेस कंटेन इंफॉर्मेशन लिंक टू द मास्टर। ये आपका टॉप पर है मास्टर फाइल, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिलेशनल डेटा मॉडल, जो आपका एक्चुअल में हमने पढ़ना है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल आपका वो डेटा मॉडल है जिसमें आपका जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसको डेवलप किया था बाय द पर्सन E.F. कोड इन 1970। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। हाँ, हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल इतने यूज नहीं होते हैं जितना आपका RDBMS यूज होता है। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। The data elements are stored in different tables made up of rows and columns। तो आपका जो है किसमें बना होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब RDBMS में ना कुछ टर्म्स यूज होती हैं, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टेबल। अब देखो टेबल क्या है, ये मैंने एक टेबल बनाई, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड्स होंगे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ कॉलम्स एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। एक टेबल में आपके पास कितनी भी रोज हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, टीचर नेम से टेबल बनाई, तो ये टीचर का नेम हो गया, टीचर की डेजिग्नेशन हो गई, टीचर की सैलरी हो। द टीचर टेबल कैन हैव कॉलम्स, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, नेम्स आप लिख सकते हो, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, और जो आपने ऐड करना हो जेंडर, ठीक है। एंड हैव रिकॉर्ड्स और रोज हैविंग डेटा ऑफ 500 टीचर। ये 500 तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, कितना भी यहाँ पर आपका डेटा हो सकता है। नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती है एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स और फील्ड्स, वन एंड द सेम थिंग, एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स और फील्ड्स। अब देखो जो हमने ये टेबल बनाई, ये देख रहे हो, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, दीज आर योर एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स नेम ऑफ कॉलम। Fields are individual record characteristics and are presented as columns within a table. Right? Field आपका बताता है कि data hold the data value of one type of data for several person. Means इसमें आपका एक ही टाइप का डेटा है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सारे इसमें इंटीजर टाइप का डेटा होगा। एग्जाम्पल, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, दीज आर योर एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज मीन्स कि आप जो वैल्यूज फिल कर रहे हो, राम, रिया, सिया, PGT, TGT, PRT, ये नंबर्स, दीज आर योर डेटा वैल्यूज। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिकॉर्ड और टपल या फिर ट्यूपल और रो। ये कंप्लीट एक रिकॉर्ड है। राम, PGT 45,000, नेक्स्ट सिया, PRT 25,000, ये एक रिकॉर्ड है, राइट। तो द डेटा वैल्यूज फॉर ऑल द फील्ड्स, ये डेटा वैल्यूज हैं, सिया, PRT 25,000 ऑफ ऑल द फील्ड्स, ये आपका क्या बन गया, रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल पर्सन। मीन्स अगर सिया की बात हो रही है तो सिया का रिकॉर्ड है वो, राइट। एक ग्लांस पे देख लो, एक हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी डेटा वैल्यूज बोलते हैं। ये कंप्लीट टेबल होती है, ये कंप्लीट आपका हॉरिजॉन्टल डेटा रिकॉर्ड हो गया, वर्टिकल डेटा कॉलम्स हो गए। ये एक टर्म इसमें हमने नहीं पढ़ी है, दैट इज की फील्ड। अब देखो की फील्ड क्या होता है, हर एक टेबल में, वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, यही नेक्स्ट टॉपिक है,
कि जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अब देखो क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक कीज के बारे में। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। ठीक है, इनमें से जनरल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लगता है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगा। अब अगर मैं स्टार्टिंग में पहले डेफिनेशन पढ़ दूँ फिर एग्जाम्पल बताऊँ तो वो कहीं ना कहीं गद्दारी होगी इस टॉपिक के साथ प्लस तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो पहले हम एक बार ना प्रैक्टिकल इस पर आ जाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया, लेट सपोज एक स्टूडेंट नेम से टेबल बनाई। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट नेम से जो टेबल बनाई, एक थोड़ा सा अगर आप मुझे 1 सेकेंड और थोड़ा सा विश्राम दे दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं एक बार या राइट। ठीक है, चलिए अब लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम से। राइट, अब स्टूडेंट नेम से जो मेरे पास टेबल है उसके अंदर मेरे पास एक कॉलम है लेट सपोज रोल नंबर, एक कॉलम है मेरे पास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर जो आपने बोलना हो, एक कॉलम है मेरे पास स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर हो गया, फिर मेरे पास स्टूडेंट का नेम हो गया, फिर स्टूडेंट का फादर्स नेम हो गया, फिर स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया और ये स्टूडेंट के मार्क्स हो। राइट, ये मेरे पास कॉलम के नेम्स है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि हमने पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमने पढ़ना है प्राइमरी की, एक हमने पढ़ना है कैंडिडेट की, एक हमने पढ़ना है ऑल्टरनेट की और एक हमने पढ़ना है फॉरेन की। फॉरेन की के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अभी पहले हम जो मेन फोकस करेंगे दैट इज प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट। राइट, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ना हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट कीज कौन सी है। तो डेफिनेशन सुनो, देखो प्राइमरी की तो मैंने आपको बता दिया जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मीन्स कि अगर मैं सपोज मेरे पास टेबल में लिखा है नेहा और उसके मार्क्स, तो क्या मैं बता सकती हूँ किस नेहा के मार्क्स हैं? कि हो सकता है मेरे पास क्लास में एक से ज़्यादा नेहा हो, तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी चाहिए ना जो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उनका रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर जो आप चाहो। ठीक है, तो कैंडिडेट कीज आर दोज कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। मीन्स जिसकी वैल्यूज यूनिक होगी। क्या मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ? बिल्कुल। अगर ये क्लास 10th के स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है ना, तो मैं वहाँ रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बना सकती। ये क्वेश्चन इवन एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया था कि मेरे पास ये कॉलम के नेम्स हैं, तो मेरे को एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है, इस सारे स्कूल का रिकॉर्ड है, तो मैं किसको मोस्ट एफिशिएंट रहेगा कि मैं प्राइमरी की सेट करूँ। तो काफ़ी बच्चे ना रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर इज़ नॉट द करेक्ट वन, बिकॉज अगर मैं पूरे स्कूल की बात करूँ, रोल नंबर 1 भी कईयों का होगा, रोल नंबर 2 भी कईयों का होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ, सेक्शन ए की बात करूँ, तो रोल नंबर 1 मेरे पास एक ही बच्चा है। तो अगर मैं फिलहाल इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की आर दोज कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। क्या मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकती हूँ? बिल्कुल। क्या मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं? बिल्कुल। आधार कार्ड नंबर को बना सकते हैं, ये भी हर एक स्टूडेंट का अलग होगा। नेम रिपीट हो सकता है, फादर्स नेम रिपीट हो सकते हैं, एड्रेस रिपीट हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट हो सकते हैं और मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कॉन्टेक्ट नंबर कैसे रिपीट हो सकता है? इन केस ऑफ सिबलिंग्स, अगर कोई ट्विंस है मेरे क्लास में, फादर का नेम कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी इज देयर। ठीक है, तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर को प्राइमरी की नहीं बना सकती। तो अब मेरे पास कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो गई? रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर, जिनको मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। वो सारी आपकी कौन सी होती है? कैंडिडेट की। नाउ सी, आउट ऑफ दीज कैंडिडेट कीज मेरे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है,
इनमें से मैं किसी भी एक को प्राइमरी की बना लूंगी। ये सारी तो वो है जो प्राइमरी की बन सकती है ना, तो कैंडिडेट कीज एक से ज़्यादा हो सकती है, राइट। अब इन तीनों में से मैं किसी एक को क्या बना लूंगी, प्राइमरी की। लेट सपोज मैंने चूज करा कि मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगी, राइट। अब मैं अगर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाऊंगी तो बाकी जो रह गए, जो प्राइमरी की नहीं बने, वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, ऑल्टरनेट। क्लियर हुआ? ठीक है, फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। प्राइमरी कीज वो होती हैं जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जो आपका हर एक का रिकॉर्ड का यूनिक होता है। आधार कार्ड नंबर यूनिक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है, एडमिशन नंबर यूनिक है, ये सारी चीज़ें। तो आउट ऑफ कैंडिडेट कीज विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसका प्राइमरी की बना सकते हो, ये तीन आपकी कैंडिडेट कीज हो गई। आउट ऑफ दीज 3 कैंडिडेट कीज यू कैन सेलेक्ट एनी वन एज अ प्राइमरी की। अब जो प्राइमरी की नहीं बन गई उसको छोड़ करके जो बाकी है रिमेनिंग, वो आपकी कौन सी है, अल्टरनेट। क्लियर हो गया ना? अब से डेफिनेशन पर आ जाओ। अब प्राइमरी की और सिंपल अ की, अगर कहीं पर सिर्फ की लिखा हो बट मेंशन ही ना हो कौन सी की है, तो दैट मीन्स वो प्राइमरी की बात हो रही है। इट इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, तो वो आपके टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। द की आइडेंटिफायर कैन बी द वैल्यू ऑफ अ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स, ये भी हम पढ़ेंगे। और द कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट फॉर्म द प्राइमरी की हैव यूनिक वैल्यूज, ठीक है, वो वैल्यूज आपकी क्या होंगी, यूनिक होंगी। एट एनी टाइम, देखो जिन बच्चों को ये वाली लाइन में दिक्कत है ना, मल्टीपल कॉलम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, आगे हमारा ना कंपोजिट प्राइमरी की आएगा, तब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। एट एनी टाइम नो 2 रोज इन द टेबल कैन, मीन्स आपके जो हम प्राइमरी की बात करें, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं होगा ना, उसमें नल वैल्यू होगी। नल मीन्स ब्लैंक वैल्यू भी नहीं होगी, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और आपके टेबल में एक टाइम पर एक ही प्राइमरी की होगी, ठीक है। ये टेबल है, मैंने रोल नंबर को क्या बना लिया, प्राइमरी की। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास एक टर्म आती है कंपोजिट प्राइमरी की। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्कूल का सेशन अभी अभी स्टार्ट हुआ, मैंने अभी तो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, और मेरे स्कूल की वो क्या बोलते हैं गाइडलाइंस या रूल्स हैं कि हम ना रोल नंबर अल्फ़ाबेटिकल वाइज देते हैं स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट की वो उन्होंने किस बेसिस पर एडमिशन लिया। तो एट द एंड मैंने बोला कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हैं जब तक एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है, ये टेंटेटिव सा डेटा है। जुलाई में हम लोग आप लोगों को रोल नंबर्स अलॉट कर, तब तक हमने क्या किया, अब मेरे पास क्या क्या डेटा है, नेम, लेट सपोज एड्रेस, और लेट सपोज मार्क्स, फिलहाल यही डेटा है। नेम में मैंने बोला नेहा, ये आती है सेक्टर 14 से, निशा सेक्टर 14, एक और नेहा सेक्टर 15, और यहाँ पर है लेट सपोज पूजा सेक्टर 12, और ये मार्क्स हो, राइट। अब देखो क्या मैं इसमें से, मेरे पास क्या कोई कॉलम ऐसा है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकूं, अभी मेरे पास रोल नंबर नहीं है। आधार कार्ड से मैंने पूछा तो बच्चे बोले अभी सबने आधार कार्ड भी नहीं बनवाया, ठीक है। तो क्या मेरे पास फिलहाल, अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, इज देयर एनी कॉलम विच इज यूनिक फॉर एवरीवन, मींस विच इज यूनिकली, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। नेम रिपीट हो सकते हैं, नेहा निशा रिपीट हो सकते हैं, एड्रेस बेटा सेक्टर 14 से हो सकता है, ज़्यादा लोग आ रहे हो, ठीक है, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं। अब मैंने ना अपनी टेबल में एक चीज़ देखी कि मेरे पास नेहा रिपीट हो रही है, बट एक नेहा सेक्टर 14 की है, एक नेहा सेक्टर 15 की है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके, इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना दी। प्राइमरी की अभी भी एक ही ली है, बट कॉलम मल्टीपल्स ले लिए। क्लियर हुआ ना ये चीज़ कि प्राइमरी की तो एक टेबल में एक ही होगी, बट यहाँ पर मैंने कॉलम्स एक से ज़्यादा ले लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्राइमरी की। इफ इन अ टेबल वी यूज मोर देन वन फील्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, इट इज नोन एज द कंपोजिट की, क्या लो, कंपोजिट प्राइमरी। नेक्स्ट इज योर कैंडिडेट कीज, एक से ज़्यादा हो सकती है, राइट। प्राइमरी की आपकी एक ही होगी। तो कैंडिडेट कीज कौन सी है, विच आर एलिजिबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसका प्राइमरी की बना सकते हो। अगेन हम कैंडिडेट कीज में भी कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं हो सकती, नल नहीं होगी, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, सारी की सारी यूनिक हो। रोल नंबर और एडमिशन नंबर,
दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, कैंडिडेट कीज। अल्टरनेट की क्या है, आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज मैंने कोई भी एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। अब जिसको मैंने प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया, रिमेनिंग वन आपकी कौन सी हो जाएंगी, अल्टरनेट कीज। तो अल्टरनेट कीज भी आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, इसमें एक की और ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की लिया था, तो एडमिशन नंबर आपकी क्या हो गई, अल्टरनेट, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आती है फॉरेन की, अगेन इंपॉर्टेंट। अब फॉरेन की भी देखो, डेफिनेशन से पहले हम एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास एक स्टूडेंट नेम से टेबल है, फॉरेन की बात हो रही है। तो फॉरेन की बात जब भी होगी, मेरे पास हमेशा 2 टेबल्स होंगी। ध्यान रखना, फॉरेन की आपका जो है ना रिलेशनशिप बताते हैं 2 टेबल्स के बीच में, राइट। तो फॉरेन की जब भी बात होगी, मेरे पास 2 टेबल्स होंगी। सेकेंड थिंग, एक कॉलम आपका सेम जरूर होगा दोनों टेबल में। 1 कॉलम विल बी सेम इन बोथ द टेबल्स। राइटिंग के लिए गुस्ताखी माफ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि चलो रीजन रहने देते हैं, ठीक है, बट फिलहाल इसी को समझ कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। जब भी आपकी फॉरेन की बात होगी, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास 2 टेबल्स होंगे, बिकॉज वो आपको दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई। सेकेंड चीज, जब भी हम फॉरेन की बात करेंगे, एक कॉलम मेरे पास सेम जरूर होगा दोनों टेबल्स में, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, स्ट्रीम कोड वाला कॉलम सेम है आपका दोनों टेबल्स में। अब मेरे पास तो 2 टेबल्स है, एक स्टूडेंट नेम से, एक स्ट्रीम नेम से। स्टूडेंट नेम से टेबल में रोल नंबर, नेम और स्ट्रीम कोड गिवन है। स्ट्रीम वाली टेबल में स्ट्रीम कोड और स्ट्रीम नेम है। अगर मैं आपसे पूछूं निशा के पास कौन सी स्ट्रीम है, क्या आप मुझे बता पाओगे? अब आधे बच्चे तो बोलेंगे मैम निशा के पास कॉमर्स है, बट कैसे पता लगा डेटा? क्या आपने मुझे डेटा एक ही टेबल से रिट्रीव करके दिया? नहीं, दैट मीन्स मुझे दोनों टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। आपने क्या देखा, कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों टेबल में? स्ट्रीम कोड। आपने देखा निशा का स्ट्रीम कोड S102 है और S102 यहाँ पर क्या है, कॉमर्स है, तो निशा के पास कॉमर्स स्ट्रीम है। ऐसे ही किया ना? तो दैट मीन्स मुझे जब भी 2 टेबल्स में से डेटा चाहिए, उनका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, तो दैट मीन्स फॉरेन की का यूज होगा, ठीक है। अब फॉरेन की डेफिनेशन देखो, जब भी हम फॉरेन की बात करें, मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल है, एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो सेम होगा दोनों टेबल में। अब वो कॉलम जो सेम है ना आपका दोनों टेबल में, एक टेबल में वो फॉरेन की का काम करेगा, दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की का काम करेगा। अब यहाँ पर तो S101, 102, 3 रिपीट नहीं हो रहा, तो इस टेबल की वो फॉरेन की का काम करेगा, और इस वाली टेबल में वो क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन की। अब डेफिनेशन पर, अब फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। अब ये देखो, अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की मीन्स, देखो की एट्रीब्यूट, की मीन्स अगर कोई भी नहीं लिखा था, वो कौन सी की है बच्चों, प्राइमरी की। तो नॉन की मीन्स प्राइमरी की को छोड़ करके, प्राइमरी की को छोड़ करके, तो दैट मीन्स इसकी बात हो रही है, ये नॉन की एट्रीब्यूट, वैल्यूज रिपीट हो रही है ना, तो ये नॉन की वैल्यू है, और सॉरी नॉन की एट्रीब्यूट है। A non-key attribute whose values are derived from the primary key of some other table. इसकी जो वैल्यूज जो डिराइव हो रही है कहाँ से हो रही हैं, ऑफ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, दूसरी टेबल में जो कॉलम प्राइमरी की बना रखा है ना, वहाँ से डिराइव हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज फ्रॉम अदर टेबल इज नॉन एज द फॉरेन की इन करंट टेबल। तो इस टेबल में तो ये फॉरेन की है, और दूसरी टेबल में वो कॉलम आपका क्या है, प्राइमरी की, राइट। नेक्स्ट हमारे पास, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, कि ऑब्जेक्ट कौन से हैं RDBMS। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ऑफ एन RDBMS। अब देखो, ऑब्जेक्ट मीन्स जब हम RDBMS पे काम करेंगे तो मेनली मेरे पास 4 चीज़ें होंगी, टेबल्स, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट। आगे आने वाले जो सेशंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो वीडियोस होंगी, वो यही डिस्कस होंगी। एक वीडियो में टेबल डिस्कस होगा, एक वीडियो में फॉर्म, एक में क्वेरी, एक में रिपोर्ट, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखो, टेबल तो आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होता है, आपका जो डेटा है वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में होगा। कॉलम रिप्रेजेंट फील्ड और एन एट्रीब्यूट, वाइल अ रो रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है, कॉलम आपका वर्टिकल डेटा है। नेक्स्ट आता है फॉर्म। फॉर्म फिल करें है ना, वही आपका फॉर्म, इसी में हम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, जिसमें अपना जो यूजर है वो डेटा एंटर कर सके, नेम आगे ब्लॉक है उसमें वो डेटा एंटर करे, तो आपका क्या होता है, फॉर्म। तो एक यूजर फ्रेंडली मैनर, आपको एक अच्छा सा एक
लेआउट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इसमें अपनी डिटेल्स फिल करो, राइट। क्वेरीज क्या होते हैं, जब आप अपने डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हो। मैंने बोला कि मेरे पास क्लास 10th का रिकॉर्ड है, आई वॉन्ट टू रिट्रीव दोज रिकॉर्ड्स हु सिक्योर मार्क्स अबव 90%। तो जिसके 90 से अबव मार्क्स हैं वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो दैट मीन्स मैंने अपने टेबल पर क्या लगा दी, क्वेरी लगा दी, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी। इन सिंपल टर्म्स इट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डेटाबेस कि मुझे वो रिकॉर्ड दे दो जिसका एड्रेस सेक्टर 14 है। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वेरी हो गई। लास्ट मेरे पास आता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है कि आपका जो डेटा प्रिंटेड फॉर्म में होगा, समराइज्ड फॉर्म में होगा, वो आपका क्या होगा, रिपोर्ट। आउटपुट ऑफ अ क्वेरी मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इज नॉट अ रिपोर्ट, आउटपुट ऑफ अ क्वेरी मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। ठीक है, ये आपका कोई प्रिंटेड फॉर्म में होगा, समराइज्ड फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रिपोर्ट, राइट। So that's all for this topic. These are the link of my social handles. If you want to follow तो definitely आप follow कर सकते हो. This is the link of my YouTube channel. अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए. वीडियो पसंद आई है तो ऑब्वियसली इतना तो गुरु दक्षिणा बनती है. This is the link of my YouTube channel. That is Swati Chawla 10. This is the link of my Telegram channel. स्वाति चावला 10 IT. इसका जो जितने भी सोशल हैंडल के लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी. एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट. आपको कुछ भी पूछना आप हमें फॉलो करके DM कर सकते हैं. एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई FB पेज. अगर आपने लाइक फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, राइट. एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो डेफिनेटली डिस्काउंटेड रेट पर ये अवेलेबल हैं. तो जो परचेज करने का लिंक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. एंड बच्चों मेक श्योर अगर आप मीन्स ये नोट्स परचेज करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पेमेंट कर देंगे आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपके पास एक विंडो, जब आप पेमेंट कर देंगे तो रीडायरेक्टिंग लिखा हुआ आएगा. उसको आपने विंडो को वहाँ से बैक नहीं जाना है, रिफ्रेश नहीं करना है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. फिर आपके पास एक रिक्वेस्ट एक्सेस नेम से बटन आएगा, नेक्स्ट विंडो ओपन होएगी, वहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है मेरे पास पहुँचेगी. देन आई विल गिव एक्सेस टू यू फॉर दिस नोट, राइट. तो ये सारे जितने भी लिंक्स हैं आप एक बार इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा. सारे के सारे लिंक्स आई विल प्रोवाइड यू. प्लस ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, कमेंट जरूर शेयर करना, बिकॉज योर कमेंट्स, योर लाइक्स, योर शेयर, इट जस्ट इट रियली मीन्स. तो डेफिनेटली अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. चैनल को दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमारे इस चैनल के बारे में पता लग सके. एंड जो हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, जितने भी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस अपलोड करें फिर हम आपको अपनी ऐप पर या किसी कोर्स पर लेकर के जा रहे हैं कि बाकी वीडियोस के लिए इसको परचेज कीजिए. नो, जितना भी वीडियोस है सारे के सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल. एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे हमारा लिब्रे ऑफिस बेस. तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. बाय बाय.